हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, पश्चिम उत्तर भारत की किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए? ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी, डी सोहन। तो इसका आंसर है डी सोहन नदी। दूसरा प्रश्न है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए कोल्डी हवा, बी मेहरगढ़, सी कालीबंगा, डी देवपाड़ा। तो इसका उत्तर है आंसर नंबर बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। प्रश्न 3, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट क्लाइवा, बी आर डी साहनी, सी रॉबर्ट बुश, डी क्रिस्टल। तो इसका आंसर है सी। भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज रॉबर्ट बुश फुट ने की थी। उसके बाद चौथा प्रश्न, प्राचीनतम हाथ सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? ए कासरपान, बी पूर्ण पांड्या, सी दिनार, डी स्वासा। तो इसका उत्तर है ए कासारपान। प्राचीनतम हाथ सिक्के को साहित्य में कासरपान कहा जाता था। प्रश्न 6, फिर प्रश्न 5, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में गुजरात राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। फिर प्रश्न 6, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? ए कीलाक्षर लिपि, बी हस्तरात्मक लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी अरामाइक लिपि। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भावचित्रात्मक लिपि सबसे ज्यादा फेमस थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पूर्व स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? ए आयताकार या वृत्ताकार, बी वर्गाकार या आयताकार, सी त्रिकोणीय या वृत्ताकार, डी वृत्ताकार या वर्गाकार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पूर्व स्थल में घर के अवशेष मिले। उसका प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया है मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थल का किस शब्द का प्रयोग किया गया है? त्रिशक्ति, सुवस्त्र, मेलुहा या पालुसनी। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेलुहा। मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थल में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, जिसमें हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला? चुनु दड़, बी लोथल, सी धौलावीरा, डी कालीबंगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। हड़प्पा कालीबंगा स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है। उसका प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में काई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ए गाय, बी हाथी, सी गेंडा, डी बाघ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गाय। प्रश्न नंबर 11, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। जो मृण पट्टिका है उसमें उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ प्राप्त हुई? बनावली से, लोथल से, कालीबंगा से या तुर्कोटला से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। मेर पट्टिका पर उत्तर सिंह देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। उस निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो आप देखते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम का है माया एज़टेक मुइस्का इंका, बी माया मुडस्का इंका एज़टेक, सी एज़टेक मुइस्का माया इंका, डी एज़टेक माया मुइस्का इंका। तो इसका सही उत्तर है डी एज़टेक माया मुइस्का इंका। ठीक है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है प्रश्न 13, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से लाते थे? तो ए तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। जो हड़प्पा के लोग हैं वो कर्नाटका से सोना चांदी लाते थे, सोना। प्रश्न 14, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? कौन प्रथम पुरातात्विक था जो इस हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एफ डेल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो थे एक ए कनिंघम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख है? तो सबसे पहले जो भारतवर्ष कहाँ उल्लेख किया गया था? अंगुत्तर निकाय, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या इंडिका। तो इसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी ग्रंथ में। अष्टाध्यायी ग्रंथ में ही भारत को भारतवर्ष के नाम से उल्लेख किया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? जो ऋग्वैदिक काल है उसमें अधिकारियों के समूह क्या कहा जाता है? क्षत्रप समूह, रत्नीन, ईशान या विशिष्ट। तो इस समय जो अधिकारियों के समूह को रत्नीन कहा जाता था। ठीक है, इसको रत्न से याद रखना। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर्य दोनों के संबंध में सत्य है। ए दशरथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया था। और कथन भी है ऋग्वैदिक कालीन शासक सुतास भरतु का नेता था और उसके पुरोहित विशेष थे। तो कुट यहाँ जो
बी और आर एक ही है, ठीक है। तो ए है, बी सत्य है किंतु ए असत्य। फिर दूसरा बी है, कथन ए और बी दोनों सत्य है तथा बी ए की व्याख्या करती है, ठीक। उससे सी है, ए सत्य किंतु बी असत्य। फिर है कथन ए और बी दोनों सत्य किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये बोला गया है कि एक कथन ए और बी दोनों सत्य है। मतलब जो दशरथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया था, ये सही है। और ऋग्वेदिक कालीन शासक सुदास भारतों का नेता था, ये भी सही है, उसके पूरे वशिष्ठ है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता, दोनों कथन एक दूसरे से अलग है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें, 9वें या 10वें मंडल में? तो इसका सही उत्तर है ए, 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। उसके बाद प्रश्न 19, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? आलमगीरपुर, बहावलपुर, अतरंजी खेड़ा या कौसंबी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी खेड़ा। वैदिक काल में लोहे का साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम अतरंगी खेड़ा में मिलता है, ठीक है। उसका प्रश्न नंबर 20, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लाछन को चुनौती देते हुए उल्लेखित है। मतलब जो सत्यकाम जाबाल की कथा थी अनब्याही मां, इस, अ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता था? इसका उल्लेख है पहला, सॉरी ए जवाद उपनिषद में, बी प्रश्न प्रश्न उपनिषद में, सी छंदोग्य उपनिषद में, डी काव्य काव्य उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर है छंदोग्य उपनिषद में। जो सत्यकाम जबाल की कथा थी अनब्याही मां, उसका उल्लेख हमें छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 21, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मान्यवर और वंशानुचरित का क्या संकेत है? मतलब जो सर्ग होता है, प्रतिसर्ग, वंश और मान्यवर और वंशानुचरित का किस संकेत है, क्या संकेत है? तो इसका है बी उपनिषद। जो सर्ग प्रतिसर्ग या वंश मान्यवर या वंशानुचरित, ये उपनिषद का संकेत है। उसके बाद प्रश्न 22, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, जो आयुर्वेद है उसका उल्लेख सर्वप्रथम कौन से ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर है, सॉरी ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में और डी अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, या फिर उसका डेफिनेशन। उसके बाद है 23, प्रश्न नंबर 23, गौ शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न होते हैं। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि जो गाय से बहुत सारे शब्द बने हैं, लेकिन धनी व्यक्ति को गाय शब्द से ही अ, गौ गौ शब्द से ही क्या बना था? तो इसका प्रश्न 23 का ऑप्शन है ए गोत्र, बी गोमत, सी गवेषणा, डी गवाक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोमत। प्राचीन काल में धनी व्यक्तियों को गोमत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 24, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर थे, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए पाटलिपुत्र, बी पावापुरी, सी वल्लभी, डी राजगृह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। जो जो महावीर जी ने अपना पहला उपदेश पावापुरी में दिया था। उसके बाद है लाखन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। प्रश्न 25, लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया था। ए ज्ञान प्राप्ति, बी निधन, सी घर परित्याग, डी प्रथम उपदेश। तो इसका सही उत्तर है डी प्रथम उपदेश। जो लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की प्रथम उपदेश की घटना की स्मृति में किया गया था। उसका प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ए तृष्णारूपी अग्नि का समान, बी स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी धरणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तृष्णारूपी अग्नि का समान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तृष्णारूपी अग्नि का समान। उससे आता है प्रश्न नंबर 27, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत और डी शैव मत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जैन मत। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासियों संप्रदाय का सीधा संबंध जैन मत से होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भागवत। जो भागवत है वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 29, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजनीति, सॉरी प्रश्न नंबर 29, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? एक कौटिल्य, बी विल्हण, सी कल्हड़ और डी शूद्रक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कल्हड़। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। ऑप्शन नंबर 30, सॉरी प्रश्न नंबर 30, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वछत्रांतक क्षत्रिय का नाश करने वाला कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मानंद, डी घनानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महापद्मानंद को पुराणों में मगध साम्राज्य के सर्वछत्रांतक क्षत्रियो को नाश करने वाला कहा जाता था। फिर प्रश्न नंबर 31 या बोल सकते हैं 31 31, सीरियाई राजदूत डाइमेकस
किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, बी बिंदुसार और डी धनानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो सिरे राजदूत डाइमेकस बिंदुसार शासन काल में भारत आया था। प्रश्न नंबर 32, मथुरा किस राजवंश की दूसरी राजधानी थी? ए मौर्य, बी गुप्त, डी मौखरी, सी कुषाण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो मथुरा गुप्त राजवंश की दूसरी राजधानी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? मतलब इसमें जो प्राचीन भारत है उसको कौन असत्य बताता है? ए श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थे। बी उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता था। सी श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखती थी। डी श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थे। जो जो श्रेणी व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह कथन असत्य, या फिर कह सकते हैं कि यह एक कथन प्राचीन भारत श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। प्रश्न नंबर 34, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उभयभद्र, डी शिशुनाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो शिशुनाग। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग शासनकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 35, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख, बी नासिक अभिलेख, सी हाथीगुफा अभिलेख, डी एरन अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? ए बिंदुसार, बी संप्रति, सी सतधवन, डी अशोक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महाराज अशोक। अशोक मौर्य राजा को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 37 या 37, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? ए तीर्थ, सी विषयक, बी मंत्रिमंडल, डी संस्था। तो प्रश्न नंबर 37 या 37 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीर्थ। जो भी मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। फिर प्रश्न नंबर 38, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? ए नागसेन, बी भानुगुप्त, सी पुरुगुप्त और डी उपगुप्त। तो प्रश्न नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फिर प्रश्न नंबर 39, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13वें वर्ष और डी 15वें वर्ष। तो प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही है, जो शासन के 10वें वर्ष के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। फिर प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? ए वी गॉर्डन चाइल्ड, बी जेम्स टॉलर, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स प्रिंसेप। तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने जेम्स प्रिसम ने अशोक के अभिलेख को समझने वाला पहला विद्वान था। फिर प्रश्न नंबर 41, मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर कितना निर्धारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है, सॉरी पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आधा भाग या फिर 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/8 भाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर 1/6 भाग थी। मतलब जो अगर किसी का भूमि मान लेते हैं, किसी का जमीन है, ठीक है, और इस जमीन को हम 6 भाग करेंगे, इस 6 भाग में से 1 भाग का वो व्यक्ति कर देगा, इसे ही बोलते हैं, हाँ यही है 1/6, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 43, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? ए मत्स्य पुराण, बी वायु पुराण, सी भागवत पुराण या डी विष्णु पुराण। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। फिर प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, बी महाक्षत्रप रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिरनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो प्रश्न नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप। जो निम्नलिखित में से किस अभिलेख, मतलब जो महाक्षत्रप रुद्रतामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 45, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ठीक है, ए श्रावण, बी परिव्रजक, सी अग्रहारिक, डी मागध। तो प्रश्न नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मागध थे। ठीक है, जो मागध थे वो क्या करते थे? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करते थे। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 46, भारत में एक शक्तिशाली सातवाहन राजवंश था। भारत में कौन सा सातवाहन राजवंश किस दिशा में था? पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिण। तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत में दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था जो दक्षिण में स्थित था।
ठीक है। प्रश्न नंबर 47, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ए तिरुनमटुकनी ब्रह्मदेव, बी ब्रह्मदेव, सी वेलनवगाई, डी सालावक। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव। जो चोल साम्राज्य के दौरान जो भी ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था तो उसे ब्रह्मदेव शब्द से पुकारा जाता था। चोल प्रशासन में गांव सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। जो चोल वंश में ब्राह्मणों द्वारा जो गांव बसाई गई थी उसे क्या कहा जाता था? ए नगरम, बी सभा, सी ठर, डी किले। तो प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिसे सभा कहा जाता था। चोल प्रशासन में गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई जाती थी, जिसे सभा कहते थे। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? अहमदनगर, अहमदाबाद, अजमेर, बिल्ला स्वामी। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर है डी बिल्ला स्वामी। जो बिल्ला स्वामी नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य के बंदरगाह था? विरुधुनगर, कोरकाई, तेनकासी, डिंडीगुल। तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है प्रश्न नंबर सी कोरकाई। जो कोरकाई शहर पांड्य साम्राज्य के बंदरगाह था। उसके बाद प्रश्न नंबर 51, दिल्ली के मेहलौरे में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त। प्रश्न 51, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो प्रश्न नंबर 51 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। जो दिल्ली के मोहाली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक में संबंध है। प्रश्न नंबर 5, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों की दर्ज करने के लिए क्या की है? तो ए रुद्रदामन प्रथम, बी रुद्रसिंह तृतीय, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त। जो सुदर्शन झील का विवरण गिरनार के एक शिलालेख में उल्लेखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों की को दर्ज करने के लिए की गई थी, जिसका उत्तर है प्रश्न नंबर 52 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ये उल्लेख किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 53, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो प्रश्न नंबर 53 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय स्कंदगुप्त शासन को जाता है। फिर प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संबंध में सही नहीं है? ए हर्षचरित हर्षवर्धन पर रचित एक जीवनी है, बी हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, सी हेन सांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा, डी लगभग 1400 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो प्रश्न नंबर 54 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन थे, जो यह कथन एकदम गलत था। प्रश्न नंबर 55, कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए जुनेल आबादीन, बी ललितादित्य मुक्तापीड़, सी अशोक, डी रानी दिद्दा। प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है बी ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ही कश्मीर के मार्तंड में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, पाली प्रतिहारों और के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ए राष्ट्रकूटों, बी चंदेलों, सी चालुक्य और डी मौर्य। मतलब पाली प्रतिहारों और किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इसका सही सही उत्तर है प्रश्न नंबर 56 का ए जो जो पाली प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों ये तीन तीन साम्राज्य या फिर राज्य बोल सकते हैं जिन लोग ये तीन साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। पाली प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 57, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? जो नागभट्ट थे किस वंश के राजा थे? ए रेड्डी, बी प्रतिहार, सी काकतीय, डी वर्धन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार। जो नागभट्ट प्रतिहार राजवंश के राजा थे। फिर प्रश्न नंबर 58, राष्ट्रकूट राजा दंदी द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक था। ए विक्रमादित्य प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य द्वितीय, डी कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है, तो जो ये पूछा गया है कि राष्ट्रकूट राजा दंदी दुर्ग द्वारा परास्त अंतिम चालुक्य शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो कीर्तिमान द्वितीय। जो कीर्तिमान द्वितीय था वही एक ऐसा मतलब उस समय या फिर बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय राजा दंतीगुड़ द्वारा परास्त अंतिम चाणक्य शासक था। उस प्रश्न नंबर 59, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? ठीक है, जो एलोरा में स्थित भव्य कैलाश मंदिर है वो किसके शासन में बनाया गया था? ए इंद्र तृतीय, बी अमुकवर्ष, सी गोविंद तृतीय, डी कृष्ण प्रथम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो कृष्ण प्रथम। जब कृष्ण प्रथम एलोरा में राज्य या शासन करते थे तभी भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 60, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, काशी। सी जोशीमठ, द्वारका, पूरी श्रृंगेरी और डी पूरी श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो इसमें से सही उत्तर है सी
जो जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित थे? जोशीमठ, द्वारका और पुरी और श्रृंगेरी में थे। ठीक है? प्रश्न नंबर 61 गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्य का उदय हुआ। उनमें से मौर्य का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ए कन्नौज, सी कुन्नूर, बी वल्लभी और डी थानेसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। गुप्तों के पतन के भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्य का उदय हुआ। उनमें से मौर्यों का उदय कन्नौज क्षेत्र में हुआ था। ठीक है? उसके बाद है प्रश्न नंबर 62 वल्लभी जो प्रथम भारत के एक शहर था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक राजवंश की राजधानी थी। जो वल्लभी था जो प्राचीन भारत का एक शहर था। वल्लभी एक प्राचीन भारत का शहर है जो 5वीं व 8वीं शताब्दी का राजवंश की राजधानी थी। ठीक है? तो ये किस राजवंश की राजधानी थी? ए चाणक्य, बी मैत्रक, सी पल्लव और डी वाकाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैत्रक। जो वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था और 5वीं से 8वीं शताब्दी तक राजवंश की राजधानी थी। और ये क्या था? मैत्रिक था। मैत्रिक एक ऐसा राज्य था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक राजवंश की राजधानी थी और यह एक प्राचीन भारत का शहर था। ठीक है? ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये सभी क्वेश्चन मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन वाईटी। प्लीज विजिट माय वेबसाइट। इस नाम से आपको मिल जाएगा वेबसाइट में। इसमें आके आप क्लिक करना। ओके, थैंक यू, बाय।